हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रायर के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे और उसे अच्छे से समझा होगा जो हमने उसमें डील किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो सेशन में जो हम लोग देखेंगे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से स्पेशल केसेस आएगा। स्पेशल केसेस के पहले हम लोग को पहले सेक्शन 22 जो कि चार्जिंग सेक्शन है वो जान लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे समझ में आएगी स्पेशल केसेस क्यों स्पेशल हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशन था सेक्शन 22 के अंदर। सबसे पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक घर होना चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो बट ऑब्वियस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं आने वाला। तो सबसे पहला देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा जो कंडीशन था वो था कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड कंडीशन, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग और लैंड कनेक्टेड होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन था कि ओनर शुड नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो ये चार कंडीशन है जो कि हम लोग सेक्शन 22 में देखे थे। तो चलिए स्पेशल केसेस किस तरीके से स्पेशल बन रहा है इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री। सबसे पहला कंडीशन अगर आपको याद होगा सेक्शन 22 का, तो वो ये बोल रहा है देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है या इंडिया से बाहर है ये फर्क नहीं पड़ता है, एक घर होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी जो पहला कंडीशन था वो था। तो इसमें स्पेशल क्या हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 कैटेगरी में रेसिडेंशियल स्टेटस डिवाइडेड है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ये 3 कैटेगरी में रेसिडेंशियल स्टेटस डिवाइडेड है। तो जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से होता था कि इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल, मतलब कि अगर आपका घर इंडिया से बाहर है, फॉरेन कंट्री में है और आपको उस पर अगर रेंट मिल रहा है, इनकम हो रहा है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है घर कहां पर है, मतलब जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसे टैक्स देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेयर द हाउस इज बीन लोकेटेड। अगला जो था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इसके रिलेटेड क्या बोला गया कि टैक्सेबल तो होगा लेकिन कब, यहां पर कुछ कंडीशन लगा दी गई। कब, जबकि इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर वो इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है तभी आपको टैक्स देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इंडिया के बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में अगर इनकम रिसीव हो रहा है तो वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत नहीं आएगा। इसका मतलब टैक्सेबल ओनली व्हेन इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इट विल बी टैक्सेबल ओनली व्हेन इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो ये था हमारा केस नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस के थ्रू देखा कि कब टैक्सेबल होगा और किस कंडीशन में टैक्सेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 किस चीज से डील करता है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप, चलिए इसका एक पहले थोड़ा स्टोरी समझते ताकि और थोड़ा अच्छा से समझ में आए। डिस्प्यूटेड ओनरशिप में क्या हुआ कि दो भाई लोग थे और दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रही थी। इनकम टैक्स ने सेक्शन 22 में बहुत साफ साफ बोल दिया था कि द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, लेकिन ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, अब इसका ओनर कौन है इस पर बहस हो रही है। तो सबसे पहले कोर्ट बड़े भाई के पास जाता है और बोलता है आपको इस पर टैक्स देना होगा। तो जो बड़ा भाई है वो बोलता है कि सर देखिए टैक्स तो मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास ओनरशिप नहीं आई है, आप मुझे ओनरशिप दिला दीजिए मैं टैक्स दे देता हूं। तो वो अब इनकम टैक्स बोल तो ये सही रहा है, वो छोटे भाई के पास जाता है और बोलता है कि लाइए टैक्स दीजिए। तो वो बोलता है, वो भी यही सेम चीज बोलता है कि सर आप एक काम करिए ओनरशिप मुझे दिला दीजिए और मैं टैक्स दे दूंगा। तो अब कोर्ट में केस चल रहा है, इनकम टैक्स जो है वो कोर्ट के केसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इनकम टैक्स ने यहां पर प्ले स्मार्ट किया। क्या स्मार्टनेस हुआ चलिए देखते हैं। सबसे पहला बोला गया डिसीजन अबाउट हु इज द ओनर इज विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कौन ओनर है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस तरीके से डिसाइड किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि पर्सन हु इज हैविंग रिसिप्ट ऑफ इनकम, जो जिसको इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी उस डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी से जिसे इनकम रिसीव हो रही है उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा भाई हो चाहे वो छोटा भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर हु एंजॉयज द पोजेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज अ ओनर, मतलब उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर भी एज अ ओनर जो खुद को दिखा रहा है
उस पर टैक्स लाइबिलिटी जाएगा। तो हमने देखा कि अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप रहेगा तो डिसीजन अबाउट हु इज द ओनर इज विद आईटी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर पर्सन हु इज इन द रिसिप्ट ऑफ इनकम, जिसे इनकम रिसीव हो रहा है या फिर जो एंजॉय कर रहा है पोजीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज अ ओनर, उसे इनकम टैक्स ओनर मान लेगा और फिर उससे इनकम टैक्स लेगा। अगला केस आया कि केस नंबर 3 है। ये केस क्या बोलता है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो प्रॉपर्टी अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो यहां पर हमें किस तरीके से, इसमें स्पेशल क्या है ये चीज देखते हैं। तो हम कंडीशन ऑफ चार्जेबिलिटी जो कि सेक्शन 22 में हम लोगों ने देखा था कि 4 कंडीशन होते हैं, यहां पर बोला गया कि अगर आपके कंडीशन चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर आपका चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एसएससी इज इन्वॉल्व इन प्रॉपर्टी बिजनेस। क्या वो एसएससी प्रॉपर्टी बिजनेस में ही इन्वॉल्व था, क्या वो ब्रोकर था, ये एक सवाल आएगा। तो अगर सवाल का जवाब अगर हम देखेंगे तो ये हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अगर एसएससी ने सेक्शन 22 को फुलफिल नहीं किया तो सेकंड हम लोग देखते हैं कि क्या वो इस हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर है तो वो उसका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि अंडर सेक्शन 28 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने ये स्पेशल केस नंबर 3 देखा जिसमें प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड के बारे में देखा। सेक्शन 22 के कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी लगेगी, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां पर फिर देखा जाएगा कि क्या एसएससी प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर है तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अगला केस की तरफ चलते हैं। स्पेशल केस में केस नंबर 4, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट वर्ड में अपने आप है कि कोई दो चीज को मिला रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए देखते हैं ये केस क्या बोलता है। ये केस बोलता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाते हैं तो मुझे उस प्रॉपर्टी मतलब उस बिल्डिंग का या उस फ्लैट का रेंट तो मिलेगा ही, साथ में अगर हम किसी बिल्डिंग को लेने जाते हैं तो हो सकता है वो हमें फर्निश्ड फ्लैट दे और मुझे कुछ और भी चीजों का पेमेंट करना पड़ता है, जैसे सर्विस जो मैं उसकी यूज कर रहा हूँ, लिफ्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज का मुझे पेमेंट करना पड़ता है। याद रहे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो लिफ्ट एंड फर्नीचर है इट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब केवल घर मैंने बोला था। तो चलिए देखते हैं अगर कंपोजिट रेंट है मतलब कि रेंट में केवल घर का भाड़ा नहीं है, घर का रेंट नहीं है, साथ ही साथ फर्नीचर का भी है और अलग अलग सर्विसेज जो यूज होता है उसके बारे में भी बात किया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज सब्जेक्ट टू लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे वो फ्लैट लेना है तो मुझे उसके साथ साथ वो फर्नीचर, वो सर्विसेज सब कुछ लेने पड़ेंगे, तभी वो घर मेरे को रेंट पर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए सब्जेक्ट टू वर्ड पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या देखना होगा, यहाँ पर अब हम लोगों को देखना होगा कि स्प्लिटिंग अप ऑफ रेंट अमाउंट एंड सर्विस अमाउंट इज पॉसिबल। मतलब कि जो यहाँ मैं जिसको रेंट पर दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उसे स्प्लिट अप करके देता हूं, स्प्लिट अप करके देना मतलब अलग अलग बिल बना करके देना। अलग अलग बिल किस चीज का, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका रेंट का अलग बिल, या और जो फर्नीचर का रेंट है, जो सर्विस चार्ज है उसका मैं अलग बिल देता हूं, या फिर एक ही बिल में उसे अलग अलग बाइफरकेट करके दिखा देता हूं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने अभी जो बोला इसका क्या मतलब हुआ। क्या स्प्लिटिंग अप ऑफ रेंट अमाउंट एंड सर्विस अमाउंट पॉसिबल है? तो इसका दो जवाब हो सकता है, यस या नो। यस में हमें ये पता है कि सेपरेट बिलिंग हो सकती है, या फिर एक ही बिल में अलग अलग बाइफरकेशन करके दिखाया जा सकता है ऑफ द रिस्पेक्टिव अमाउंट। या फिर जवाब होगा नो, मतलब सेपरेट बिलिंग नहीं होगा, एक सिंगल अमाउंट है विच इंक्लूड ऑल द रेंट, सर्विस एक्सेट्रा एवरी अदर चार्जेस। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर सेपरेट बिलिंग हो सकता है तो लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग का अलग बिल है, या फिर लेटिंग आउट ऑफ सर्विस का अलग बिल है, या फिर एक ही बिल में अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाया हुआ है। तो अगर इस तरीके का है तो लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग जो होगा वो चार्जेबल होगा अंडर हेड आईएचपी, और लेटिंग आउट ऑफ अदर सर्विसेज जो होगा वो चार्जेबल होगा अंडर पीजीबीपी और आईओएस। मतलब कि अगर वो उसका बिजनेस था तो पीजीबीपी, अगर उसका वो बिजनेस नहीं था तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमने केस नंबर 3 में डिस्कस किया था। लेकिन अगर कोई सेपरेट बिलिंग नहीं मिल रही है, मतलब कोई नो सेपरेट बिलिंग, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ है, तो जो इंटायर अमाउंट है इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और आईओएस।
एस। तो उम्मीद करते हैं आपको स्पेशल केस नंबर 4 समझ में आया, जिसमें हमने कंपोजिट रेंट के बारे में डील किया। आगे चलते हैं केस नंबर 5 की ओर। केस नंबर 5 क्या बोलता है? हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर। किसी को ओनर ने प्रॉपर्टी को ओन किया, मतलब प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन उसके मालिक 2 है। तो अब यहाँ पर क्या किस तरीके से टैक्सेबिलिटी होगी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ को ओनर, जो 2 ओनर है या 3 ओनर है, जितने भी को ओनर्स है, उनका जो शेयर है वो डेफिनेट है और साथ ही साथ असर्टेनेबल भी है। मतलब एक परसेंटेज, एक रेशियो डिफाइंड है और उसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर ऑफ रिस्पेक्टिव को ओनर। जिस को ओनर का जितना शेयर था, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जो है उस रेशियो में, उस परसेंटेज में डिवाइड कर दी जाएगी। एंड फर्दर शेयर ऑफ इनकम विल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पेक्टिव को ओनर। जो भी रिस्पेक्टिव को ओनर है उनके टैक्सेबिलिटी के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो टैक्स लगेगा उस इनकम पर, उसके शेयर पर। तो ये हमने देखा स्पेशल केस नंबर 5, जहां पर को ओनर का केस आया। को ओनर के केस में हमें ये देखना होगा कि अगर को ओनर का जो शेयर है वो डेफिनेट है और असर्टेनेबल है तो क्या होगा? उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो उस शेयर में, उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला स्पेशल केस है स्पेशल केस नंबर 6, जो कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के साथ डील करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी होता क्या है? तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्लब जो है वो रन करता है प्रिंसिपल ऑन म्यूचुअलिटी पे। क्यों? देखते हैं इस स्लाइड्स में हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहला, क्लब का काम क्या है? प्रोवाइड रिक्रिएशनल और रिफ्रेशमेंट सर्विसेज टू द मेंबर्स ओनली। केवल मेंबर को ही प्रोवाइड करने का, और साथ ही साथ मेंबर जो है वो इसके सारे खर्चे को बियर करते हैं और उन्हें कोई भी नॉट इंटाइटल टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट में से कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्योंकि क्लब एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसे, उसके मेंबर्स को उसमें से प्रॉफिट में से कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्लब का खर्च है वो मेंबर्स को बियर करना होगा। तो अब क्या हुआ? इस क्लब ने एक प्रॉपर्टी ओन की हुई है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो क्लब के द्वारा ओन्ड है उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक कि सारा कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को फुलफिल किया जा रहा है। मतलब कि क्लब केवल मेंबर्स के लिए है, कोई आउटसाइडर्स वहां पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो हमने ये 6 स्पेशल केसेस के बारे में इस वीडियो में देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। Till then, stay healthy, stay happy and enjoy your studies. Thank you.